वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव देखी थी। अब ठीक उसी तरह से हमें देखनी है वेलोसिटी ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव। वेलोसिटी ऑफ क्या? लॉन्जिट्यूडनल वेव। ठीक है, अब लॉन्जिट्यूडनल वेव का बेस्ट एग्जांपल क्या है? लॉन्जिट्यूडनल वेव का बेस्ट एग्जांपल है साउंड वेव, बराबर। तो साउंड वेव की स्पीड कितनी होगी? पिछले लेक्चर में तो हमने ट्रांसवर्स वेव देखी जिसमें क्रेस्ट ट्रफ होगा, जैसे कि किसी स्ट्रिंग पे प्रोड्यूस होने वाली वेव मतलब ट्रांसवर्स वेव होती है। लेकिन आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ये जो हमारी बात हो रही है, ये जो मेरा साउंड है, इस साउंड की स्पीड कितनी? साउंड की स्पीड मतलब लॉन्जिट्यूडनल वेव की स्पीड कितनी? मेरी बात समझ में आ रही है? यस नो? बोलिए बेटा। यस सर। ओके, तो हेडिंग दोगे? बहुत ही सुंदर सा हेडिंग। ठीक है, हेडिंग दो, वेलोसिटी ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव। वेलोसिटी ऑफ व्हाट? longitudinal wave. Longitudinal wave. Longitudinal wave in the sense we can say that longitudinal wave मतलब हम कहेंगे साउंड वेव की स्पीड, साउंड वेव की स्पीड। ठीक है, अब इधर देखिए, साउंड वेव के रिगार्डिंग एक बात हमेशा आपको याद रखनी है। वो बात ये है, लॉन्जिट्यूडनल वेव मतलब साउंड वेव ऑलवेज प्रोपेगेट्स थ्रू ओनली मटेरियल मीडियम। मतलब जब मीडियम होगा तो ही साउंड वेव क्या हो सकती है बेटा? पास हो सकती है। मतलब साउंड वेव एयर में से पास होगी, किसी सॉलिड में से पास होगी, किसी लिक्विड में से पास होगी, लेकिन साउंड वेव कभी भी फ्री स्पेस और वैक्यूम जैसे मीडियम से क्या नहीं होगी बेटा? पास नहीं होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? यस नो? यस सर। हाँ, तो साउंड वेव ऑलवेज प्रोपेगेट्स थ्रू आउट व्हाट? मटेरियल मीडियम, and it does not passing through or it does not propagate through free space और वैक्यूम। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे आपको याद रखनी है, साउंड वेव प्रोपेगेट्स थ्रू ओनली मटेरियल मीडियम। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल्स क्या बेटा? चलो फटाफट एग्जाम्पल्स बोलो मटेरियल मीडियम के। जैसे कि एयर इज अ मटेरियल मीडियम, कोई सॉलिड है इट इज आल्सो मटेरियल मीडियम, कोई लिक्विड है जैसे कि वाटर कंसिडर करेंगे। तो इन सभी मीडियम में से साउंड वेव वन प्लेस टू अनदर प्लेस बहुत आसानी से क्या हो सकती है बेटा? पास हो सकती है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस नो? यस सर। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है साउंड की स्पीड? मैं आपको तीन एग्जांपल मतलब तीन हम अलग अलग सब्सटेंसेस कंसिडर करेंगे। इन तीनों में साउंड की स्पीड किसमें ज्यादा होगी ये आप मुझे बताओगे। ठीक है, फर्स्ट हम कंसिडर करेंगे कोई स्टील का रॉड है, स्टील रॉड, देयर इज अ वन स्टील रॉड। सेकेंड सब्सटेंस इज वाटर एंड थर्ड सब्सटेंस इज एयर। तो इन तीनों में स्टील रॉड, वाटर एंड एयर, इन तीनों में से किस मीडियम में, किस मटेरियल में साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा होगी? सर एयर में। एयर, एयर में स्टील ज्यादा रॉड, होगी? स्टील रॉड। स्टील रॉड में ज्यादा होगी या एयर में ज्यादा होगी? सर स्टील रॉड में। स्टील रॉड किसका आंसर है बेटा? सर वेदांत काटकर। वेदांत काटकर। बहुत से बेटा, कैसे बताया आपने?
स्टील रॉड में ज्यादा है करके एक्सप्लेनेशन दे पाओगे? सर सॉलिड में साउंड की स्पीड ज्यादा होती है। सॉलिड में साउंड की स्पीड ज्यादा होती है, क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स करीब होते हैं एक दूसरे से। यस यस, बहुत सही बेटा, बहुत सही जवाब, बहुत सही आंसर, बहुत करेक्ट आंसर बेटा। ठीक है, अभिनंदन आपका एंड थैंक्स। वेदांत एंड साइंस का और मेरा भी कहना ऐसा है, मेरा भी मानना ऐसा है कि सॉलिड में साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वाटर एंड एयर। मतलब सॉलिड में ज्यादा, उससे थोड़ी कम होती है वाटर में, मतलब लिक्विड में, और सबसे कम होती है एयर में। अब आप कहोगे ये कैसे पॉसिबल है? मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर सा एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूंगा। डू यू नो अबाउट रेलवे ट्रैक? रेलवे ट्रैक पता है बेटा? हाँ सर। यस सर। हाँ, तो देखिए रेलवे ट्रैक पे अगर बहुत दूर से रेलवे आ रही है, बहुत दूर से ट्रेन आ रही है, और वो दूर से आने वाली ट्रेन के मतलब कुछ वाइब्रेशंस आपको मतलब कुछ वाइब्रेशंस आप फील नहीं कर रहे, मतलब उसकी आवाज नहीं आ रही, या फिर और कुछ आप क्या नहीं कर रहे, एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, लेकिन ट्रेन तो उस ट्रैक पे से चलती आ रही है आपकी ओर। अब ऐसे टाइम आप क्या करो, या फिर क्या किया जाता है, तो जो रेलवे का ट्रैक होता है उसको आपका कान लगा दो। ऐसे तो नहीं करेंगे आप, लेकिन बता रहा हूं मैं, एक्सपेरिमेंट है। तो उसे अगर कान लगा दिया, तो कान लगाने के बाद ट्रेन रेलवे भले ही कितनी ही दूर क्यों ना हो, तो आपको उस ट्रैक पे जो ट्रेन का या फिर जो रेलवे के व्हील का फ्रिक्शन हो रहा है ट्रैक के साथ, तो वहां पे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, और उसके कारण उस ट्रैक में से एक साउंड वेव प्रोड्यूस होती है, जो साउंड वेव हमें क्या होती है बेटा, महसूस होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? या फिर ये पेन कंसिडर करो, ये पेन, ठीक है, ये पेन या फिर कोई सब्सटेंस आप क्या करो, थोड़ी थोड़ी दूरी पे आपसे क्या करो, बनाए रखो, और इस पेन को यहां पे स्टक करो, ऐसे धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे ऐसा स्टक करो कि आपको आवाज नहीं आनी चाहिए, ऐसे। और बाद में उसी पेन को आपके कान के पास पकड़ो, ठीक है, और कान के पास पकड़ने के बाद उसी फोर्स से इसे स्टक करो। अब आपको ज्यादा बेहतर आवाज सुनाई देगी, ज्यादा बेहतर आवाज सुनाई देगी। मेरी बात समझ में आ रही है? यस नो? यस सर। यस सर। तो सॉलिड में से साउंड का जो स्पीड होता है वो सबसे ज्यादा होता है। उसका रीजन ये है क्योंकि साउंड प्रोपेगेट्स ओनली थ्रू आउट द मटेरियल मीडियम, एंड जिस मटेरियल मीडियम की डेंसिटी ज्यादा, उस मटेरियल में से पास होने वाले साउंड की स्पीड भी ज्यादा। डेंसिटी का ज्यादा होना मतलब उस मटेरियल को बनाने के लिए जो स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं, उन स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस सबसे कम होता है, बहुत कम होता है। एंड एज वी नो दैट इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज निग्लिजिबल इन सॉलिड्स, ठीक है, उससे थोड़ा कम, मतलब उससे थोड़ा ज्यादा लिक्विड में, और सबसे ज्यादा एयर में होता है। दैट्स व्हाई साउंड को कैरी करने के लिए अगर मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल उसे जर्नी करना है, तो मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स नजदीक होंगे तो इजीली साउंड ट्रांसफर होगा ना, दिस मॉलिक्यूल टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड। लेकिन एयर में ये नहीं होता, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे होता है, दूसरा यहाँ पे होता है, तो ये थोड़ा टाइम लेता है साउंड को पास करने के लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आवाज? तो कंक्लूजन इज दैट velocity of sound in solid is greater than velocity of sound in liquid is greater than velocity of sound in air, or we can say that gases. ये बात अच्छे से याद रखो बेटा, इसका रीजन एक ही है, या फिर हम ऐसा कहेंगे इसके रीजन दो हैं। एक, डेंसिटी मतलब रो इज मोर
इन सॉलिड्स, ठीक है, लेस इन लिक्विड्स एंड लीस्ट इन व्हाट, लीस्ट इन एयर, लीस्ट इन क्या बेटा, एयर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। उसके बाद सेकेंड रीजन याद रखो, क्या कहा था मैंने, क्या कहा था, हाँ, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। अरे यार, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज व्हाट, लीस्ट इन सॉलिड्स, लेस in liquids and more in what, air और gases। ये हो गया सेकेंड रीजन, ये हो गया सेकेंड रीजन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग? यस सर। उसके बाद अब उसके बाद मुझे आपको इलास्टिसिटी नाम की एक कॉन्सेप्ट समझानी है यहाँ पे। इलास्टिसिटी, डू यू नो अबाउट इलास्टिसिटी? इलास्टिक, इलास्टिसिटी बोलिए, बोलिए। इलास्टिसिटी प्रॉपर्टीज ऑफ, मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, ये चैप्टर हुआ था आपका, बोलिए। यस सर। हुआ था ना? उसमें इलास्टिसिटी नाम की कॉन्सेप्ट आपने सुनी होगी। यस सर। व्हाट डू मीन बाय इलास्टिसिटी? अब देखिए, सबसे पहले तो जस्ट मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा यहाँ पे। इलास्टिसिटी मीन्स व्हाट, इलास्टिसिटी मीन्स व्हाट, इलास्टिसिटी, देखिए इधर, इलास्टिसिटी। सबसे पहली बात, इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बॉडी, यस नो? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बॉडी, ठीक है, ड्यू टू विच it changes their dimension का मतलब शेप एंड साइज है ना, शेप एंड साइज ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ क्या बेटा, फोर्स, एंड अगेन regain their original dimension, their original dimension after removal of external force। Are you getting my point? इलास्टिसिटी ये बॉडी के क्या है बेटा, प्रॉपर्टी है, मटेरियल बॉडी की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ये जो है, इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बॉडी, ठीक है, जिसके कारण मटेरियल बॉडी उसका डायमेंशन चेंज करेगी। मतलब देखिए, सपोज ये यहाँ पे क्या है, सपोज कोई क्या है, ये रबर है, रबर, ठीक है। अब इस रबर पे क्या किया जा रहा है, सपोज इस रबर को इधर खींचा जा रहा है कुछ फोर्स से, एफ से,
F1 से इधर खींचा जा रहा है कुछ फोर्स F2 से, ठीक है। तो ओरिजिनली तो रबर आपका इतना ही है, खींचने के बाद सपोज ये क्या हो रहा है, ऐसे कुछ उसकी लंबाई क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, ऐसा हो रहा है, ठीक है, ठीक है। क्यों ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इधर फोर्स लग रहा है F1, इधर फोर्स लग रहा है F2। तो इस केस में डायमेंशन क्या हुआ बेटा, डायमेंशन क्या हुआ, चेंज। चेंज हुआ। अब हम क्या करेंगे, इन फोर्सेस को रिमूव करेंगे। इफ F1 एंड F2 ये रिमूव करेंगे, रिमूव करने के बॉडी बाद बॉडी बॉडी कौन रिटर्न सा टू इट्स डायमेंशन गेन ओरिजिनल करेगी, शेप एंड साइज। करेक्ट, बॉडी गेट्स इट्स ओरिजिनल डायमेंशन, मतलब बॉडी रीगेन दियर ओरिजिनल डायमेंशन, दियर ओरिजिनल क्या बेटा, डायमेंशन। ओरिजिनल डायमेंशन, बॉडी गेट्स दियर ओरिजिनल डायमेंशन। तो ये होता है इलास्टिसिटी, मतलब स्प्रिंग है, उसे खींचो, खींचने के बाद ये फोर्स रिमूव करो, स्प्रिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ये क्यों होता है, तो इलास्टिसिटी नाम के उस प्रॉपर्टी के कारण होता है, ठीक है, जो हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। अब इलास्टिसिटी में आपने और एक चीज देखी होगी, इलास्टिक बॉडीज एंड प्लास्टिक बॉडीज, आई एम आई राइट, इलास्टिक बॉडीज एंड प्लास्टिक बॉडीज। यस सर। तो इलास्टिक बॉडीज मतलब क्या, इलास्टिक बॉडीज मतलब क्या, जो वापस अपना शेप रीगेन कर ले आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। यस यस, अक्षय इज एब्सोल्युटली राइट, अक्षय इज एब्सोल्युटली राइट। और कोई है बेटा, इलास्टिक बॉडीज मतलब डेफिनेशन सुनिए, इलास्टिक बॉडीज मतलब वो बॉडीज, जो बॉडीज उन पे फोर्स लगाने के बाद उनका शेप एंड साइज चेंज करेगी, एंड वो फोर्स रिमूव करने के बाद, वो फोर्स रिमूव करने के बाद फिर से उसका ओरिजिनल डायमेंशन क्या करेगी, रीगेन करेगी। उन बॉडीज को हम कहेंगे इलास्टिक बॉडीज। और जो बहुत अच्छी तरह से उसका ओरिजिनल डायमेंशन, बहुत अच्छी तरह से मतलब नियर अबाउट परफेक्शन, परफेक्टली उसका ओरिजिनल डायमेंशन रीगेन करेगी, उन बॉडीज को हम कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज। आई एम आई राइट, समझ में आ रहा है, यस समझ में आ रहा है बेटा। मतलब देखिए, सपोज मैं ऐसा कहूंगा आपको, मेरे पास ये दो रबर है, ये वाला एक, सपोज मान लो इस फर्स्ट वाले रबर का, इस फर्स्ट वाले रबर का शुरू की लेंथ है सपोज 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का ये रबर है, मतलब ओरिजिनल इसका लेंथ कितना है, ओरिजिनल डायमेंशन कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब इस रबर को मैंने क्या किया, एक तरफ ऐसे खींच लिया, यहां तक इतना बड़ा हो गया, और बाद में मैंने क्या किया, ये वाले फोर्स को रिमूव किया, तो रबर बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। आई एम आई राइट, यस सर। पहले इसका डायमेंशन कितना था, 10 सेंटीमीटर, कितना था, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। लेकिन जब ये उसका ओरिजिनल डायमेंशन गेन करने की कोशिश करेगा ना, तो एट द सेम टाइम फाइनली हम ये नोटिस करेंगे, सपोज इस रबर ने उसका ओरिजिनल डायमेंशन गेन किया ही नहीं, बल्कि ओरिजिनल डायमेंशन के करीब करीब डायमेंशन गेन किया, मतलब इस रबर को एक्सटेंड करने के कारण इसने ओरिजिनली उसकी लेंथ कितनी बताई आफ्टर एक्सटेंशन, तो हम कहेंगे यहाँ पे 10.4 सेंटीमीटर इतनी लेंथ बताई। 10 पॉइंट कितना बेटा, 4। ये हो गई इस रबर की कहानी। अब हम दूसरा रबर लेंगे, ये वाला, अब इसकी भी लेंथ है सपोज 10 सेंटीमीटर, इसे भी हमने क्या किया, उतना ही फोर्स लगा के ऐसे खींचा, खींचने के बाद ये फोर्स रिमूव किया, रिमूव करने के बाद ये रबर ने उसका ओरिजिनल डायमेंशन गेन किया, और ओरिजिनल डायमेंशन गेन करने के बाद हमारा फाइनली ऑब्जर्वेशन ऐसा था कि इस रबर ने 10.2 सेंटीमीटर इतना ओरिजिनल डायमेंशन दिखाया। पहले ने कितना दिखाया था, 10.4। 10.4, दूसरे ने कितना बताया, 10.2।
10.2। तो आपके ख्याल से, आपकी जो सोच है, उस सोच के अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है, फर्स्ट बॉडी ज्यादा इलास्टिक है या सेकेंड बॉडी ज्यादा इलास्टिक है? फर्स्ट बॉडी ज्यादा है। गलत बोल रहे हैं आप, गलत बोल रहे हैं। इलास्टिक का मतलब सिर्फ एक्सटेंड होना नहीं बेटा। इलास्टिक मतलब जो एक्सटेंड होके उसका ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल फिर से गेन करने की काबिलियत रखता है, उस बॉडी को कहा जाता है इलास्टिक बॉडी। अब मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। इलास्टिक का मतलब सिर्फ खींचना नहीं बेटा। इलास्टिक का मतलब खींचोगे तो एक्सटेंड होंगे, खींचोगे तो उसे एक्सटेंड होना ही होना है, लेकिन उस खिंचावट को अगर आप रिमूव करेंगे तो given body gets its original dimension after the removal of external force, and those bodies which regains their original dimension completely, then those bodies are near about perfectly elastic body। तो जिसकी खिंचावट ज्यादा है वो इलास्टिक नहीं होगी, खिंचावट कितनी ही रहने दो, लेकिन वो गिवन बॉडी उसका ओरिजिनल डायमेंशन अच्छे से रीगेन करती है क्या? अगर करती होगी तो यस, गिवन बॉडी इज मोर इलास्टिक कंपैरेटिवली देन दैट ऑफ अदर बॉडी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो आज एक नई कॉन्सेप्ट हमें यहां पे देखने के लिए मिली कि इलास्टिक का मतलब सिर्फ एक्सटेंड होना नहीं बेटा। इलास्टिक का मतलब जो एक्सटेंशन भी जानता है और एक्सटेंशन के साथ साथ ओरिजिनल उसकी डायमेंशन गेन करने की भी, रीगेन करने की भी क्या करता है, काबिलियत रखता है, उन बॉडीज को कहेंगे इलास्टिक बॉडीज। ठीक है, बोलिए, आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। हाँ हाँ हाँ। अब दूसरा एग्जांपल ध्यान से सुनो। ये है स्टील रॉड। ये क्या है बेटा? स्टील रॉड। और ये जो दिख रहा है ना, ये है सपोज आपका, आपके हाथ में एक स्टील रॉड है, ये वाला स्टील रॉड, और ये है आपका रबर। दोनों के दोनों सब्सटेंसेस को हमने ऊपर क्या किया, फिक्स किया ऐसे। एक रबर है, एक स्टील है, दोनों की लेंथ सेम, दोनों की लेंथ सेम। स्टील रॉड के अक्रॉस मैंने 10 किलोग्राम का मास फिक्स किया, 10 किलोग्राम, एंड रबर के अक्रॉस भी 10 किलोग्राम का मास फिक्स किया, 10 किलोग्राम का मास क्या किया, फिक्स किया। अब ये एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंटल कंडीशन बिल्कुल आपके सामने, आपकी आंखों के सामने होनी चाहिए। दो रॉड हमारे पास हैं, इक्वल लेंथ के सब्सटेंस हैं, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर के, दोनों के अक्रॉस मास भी फिक्स किया हमने सेम। तो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले मेरा एक सवाल होगा आप लोगों के लिए, तो इन दोनों में से, स्टील एंड रबर में से ज्यादा इलास्टिक कौन होगा, रबर या स्टील? रबर। रबर होगा। हाँ। ठीक है, अब समझाता हूं मैं आपको। ठीक है, ये दो रॉड, मुझे बोलिए दोनों के अक्रॉस, दोनों के फ्री एंड के अक्रॉस कितना मास फिक्स किया हमने? 10 ग्राम। 10 केजी, 10 केजी, वट एवर इट में भी, सेम मास क्या किया, फिक्स किया। अब मुझे बोलिए ज्यादा एक्सटेंशन किसमें होगा, रबर में होगा या स्टील रॉड में होगा? रबर में। ज्यादा एक्सटेंशन रबर में होगा। मतलब मान लो स्टील रॉड, मान लो ये स्टील रॉड यहां तक एक्सटेंड हो रहा है, यहां तक ही, यहां तक, तो रबर दूसरी और यहां तक एक्सटेंड हो रहा है, बहुत दूर तक एक्सटेंड हो रहा है। तो अब एक थोड़ा थोड़ा लॉजिकल सोचो बेटा, इजी किसको होगा उसका ओरिजिनल डायमेंशन गेन करने के लिए, जो मिन Steel पोजीशन rod से को। बहुत दूर भाग रहा है, बहुत दूर भाग रहा है उसे, या जो मिन पोजीशन से बहुत कम दूरी पे भाग रहा है उसे? ओरिजिनल डायमेंशन कौन इजीली गेन करेगा? और संभावना Steel कितनी है rod। ओरिजिनल डायमेंशन कौन गेन करेगा? स्टील रॉड। अब मेरी बात समझ में आई और अब मेरा क्वेश्चन समझ में आया आपको? स्टील Yes, एंड sir। रबर में मोर इलास्टिक कौन है, स्टील या रबर? तो कौन है? स्टील। 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 क्योंकि स्टील की, अब ये फिर से सेकेंड नई कॉन्सेप्ट आपको सीखने के लिए मिली।
हाँ, वो दिमाग में से निकालो। रबर इज मोर इलास्टिक देन दैट ऑफ स्टील। अगर आप किसी को बताएंगे ना कि स्टील बहुत इलास्टिक होता है रबर से, तो आपको लोग कहेंगे कि यार मतलब ऐसी क्या पागलों जैसी बातें कर रहा है, रबर तो इलास्टिक होता है ना। लेकिन एट द सेम टाइम अगर किसी ने आपको क्रॉस क्वेश्चन किया कि रबर को आप कम इलास्टिक बोल रहे हैं एज कंपेयर टू स्टील, तो उन्हें कह देना इलास्टिक मतलब वही होता है जो एक्सटेंड भी होता है और एक्सटेंड होने के बाद ओरिजिनली रीगेन भी करता है। दैट्स व्हाई स्टील इज मोर इलास्टिक। फिट कर दो यहां पे, स्टील इज मोर इलास्टिक देन दैट ऑफ रबर because the elasticity of steel is more and more than that of rubber. Are you getting my point? Yes, sir. Are you getting my point? तो Yes, sir. सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस में वही होता है। जब साउंड की कोई साउंड वेव जब किसी पार्टिकल पे गिरती है ना सॉलिड के, तो मॉलिक्यूल उसकी एनर्जी गेन करता है और आगे पीछे इजीली होता है क्योंकि वो रीगेन ज्यादा होता है। वाटर में ऐसा नहीं होता, उससे कम रीगेन होता है। मतलब मीन से 10 सेंटीमीटर गया तो बोल नहीं सकते कि दूसरी बार 10 ही जाएगा, 8 भी जा सकता है क्योंकि उसकी इलास्टिसिटी कम है। एंड एयर में तो बता ही नहीं सकते। मतलब ये एयर का पार्टिकल अगर सपोज पहली बार 10 सेंटीमीटर गया, दूसरी बार 8 ही जा रहा है, कुछ मतलब आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस तो सर। तो सॉलिड की इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। इलास्टिसिटी ज्यादा मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली क्या करेगा, उसका ओरिजिनल डायमेंशन रीगेन करेगा। दैट्स व्हाई सॉलिड में साउंड की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, वाटर में थोड़ी कम होती है एंड एयर में सबसे क्या होती है बेटा? सबसे कम। तो यहां पे मैं आपको बताऊंगा इलास्टिसिटी किधर लिखेंगे हम, ठीक है? ये दिखेगा आपको, शायद दिख रहा है ना? हाँ सर। हाँ, तो याद रखिए सॉलिड इज more elastic than that of what? Air. ठीक है? And remember that steel is more elastic. Therefore steel is more elastic than that of, बोलिए बेटा, than that of Rubber. rubber. ठीक है? तो ये इलास्टिसिटी का फिनोमेनॉन समझ में आया बेटा आपके? यस सर। ठीक है, तो इसे लिखेंगे, राइट डाउन दिस वन, राइट डाउन। चलो, हो गया बेटा? नहीं सर।
है